गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने ऑफिशियल लेटर के बारे में स्टडी किया था और इसके बाद में हम जो है एक ऑफिशियल लेटर के रूप में ही आज हम जो है एक जॉब एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फॉर्मेट वैसा ही है, नॉर्मली हमें चेंज करना होगा और वो चेंज क्या होगा, लास्ट में हम जो है उसके अंदर एक रिज्यूम और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, जिसको हम कहते हैं सीवी। तो सीवी के साथ में हम जो है आज एक जॉब एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के रूप में आपको और एक जॉब एप्लीकेशन मिलेगा और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से जो है प्रैक्टिस के रूप में जॉब एप्लीकेशन विद सीवी उसका स्टडी करेंगे। लेट्स सी जॉब एप्लीकेशन। देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन है, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क एडवर्टाइज्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर सिटी। एक जॉब एप्लीकेशन आपको लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। क्लर्क के लिए जो है लिपिक के लिए हमें क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है एडवर्टाइज्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर, जिसका विज्ञापन कहाँ किया गया, जो स्थानीय न्यूज़पेपर है, स्थानीय अखबार है उसके अंदर किया गया। और स्थानीय अखबार कहाँ का है, योर सिटी, आपके शहर का एक स्थानीय अखबार है उसके अंदर इसका एडवर्टाइज किया गया। ओके, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी आपको पूछ सकते हैं और वो कैसे पूछ सकते हैं, आपको यूं ही पूछ सकते हैं कि इमेजिन यू आर रमेश, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इमेजिन यू आर रमेश लिविंग एट, फिर एड्रेस दे देंगे और फिर आपको इस प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है उसमें ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन जो है वो पूछने के कई तरीके होते हैं, तो आपको उन मेथड के अकॉर्डिंग ही हमें जो है यहाँ पर जो रिसीवर एड्रेस है और सेंडर एड्रेस का हमें यूज करना है। जैसा हमने ऑफिशियल लेटर में किया, बिजनेस में किया, तो वहाँ पर हमारे पास में कितने एड्रेस थे, देयर आर 2 एड्रेस। 2 एड्रेस हमारे पास में होते हैं, एक रिसीवर एड्रेस होता है, दूसरा हमारे पास में कौन सा होता है, सेंडर एड्रेस होता है। यदि ये सेंडर एड्रेस दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें वही लिखना है, और यदि दिया हुआ नहीं है तो फिर आपको अपनी तरफ से बना के लिखना है। लेकिन आपको रिसीवर एड्रेस जो है वो कंप्लीट आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको बना के यहाँ लिखा है, तो ये क्या हो गया हमारा सेंडर एड्रेस। ओके, प्रेषक का नाम और पता। इसके जस्ट बाद में हमने यहाँ पर क्या लिखा, डेट लिखा। तो डेट के लिए मैं आपको एक ही फॉर्मेट बार बार बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट मेंशन करनी है, उसके जस्ट बाद में मंथ मेंशन करना है और मंथ के बाद हमें रिलेटेड जो भी सेशन है उसको मेंशन करना है। इसके जस्ट बाद में हमारे पास में है सेकंड जो एड्रेस है वो है रेसिपिएंट एड्रेस, या यूं कह सकते हैं आप ही रिसीवर एड्रेस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसा भी आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि आपको दोनों एड्रेस ही कंप्लीटली नहीं मिले, तो पोस्ट जहां भी होगी हमें अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वो सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस जो है वो लिखना है। देखो मिलता है तो नो प्रॉब्लम, आपको लिखना है, और यदि नहीं मिलता, अब यहाँ देखिएगा नहीं मिला, तो क्लर्क की पोस्ट कहाँ होती है, तो स्कूल में होती है या किसी ऑफिस में होती है। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो उस ऑफिस का नाम या स्कूल का नाम है उसको बेस मानते हुए हमें उसका एड्रेस मेंशन करना है। दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लिख सकता है, नहीं दिया हुआ उसके बाद भी आपको जो है एक बहुत ही सही मेथड से आपको वो लिखना होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये सेकंड वाला जो एड्रेस है, ठीक है, ये सेकंड वाला एड्रेस किसका है, ये है रिसीवर एड्रेस। ओके, ये रिसीवर एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट है, क्लर्क की जो पोस्ट है वो एक स्कूल में है। तो स्कूल में जब पोस्ट होती है तो हम एप्लीकेशन किसको देते हैं, डायरेक्टर को देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये तो हमारा क्या हो गया सेंडर एड्रेस, और सेंडर एड्रेस में क्या है 765 बी शास्त्री नगर जयपुर। ओके, इसके जस्ट बाद में डेट मेंशन कर दी, फिर द डायरेक्टर डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोदी नगर जयपुर। ओके, इसके जस्ट बाद में हमारे पास में है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है कौन सा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। तो ये हमारे पास में यहाँ पर जो है एड्रेस, सॉरी सब्जेक्ट जो है वो दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट है। ओके, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क।
तो ये हमारे पास में सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो पार्ट आया वो कौन सा आया, सैल्यूटेशन पार्ट। ओके, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लेटर के देयर आर 5 पार्ट्स। लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सेंडर एड्रेस हो जाता है, इसके जस्ट बाद वाला रिसीवर एड्रेस हो जाता है, रिसीवर के बाद वाला सैल्यूटेशन पार्ट हो जाता है, सैल्यूटेशन पार्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, और लास्ट वाला जो पार्ट कौन सा होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन पार्ट। तो इस प्रकार से हमें जो ये 5 पार्ट्स हैं इनको मद्देनजर रखते हुए एक लेटर या जॉब एप्लीकेशन है उसको स्टडी करना होता है। फिर देखिए सैल्यूटेशन पार्ट हम लेते हैं सर। अब इसमें कुछ कॉमन लाइंस होती हैं, तो कॉमन लाइंस यहाँ भी दे रखी है। जब भी किसी पोस्ट के बारे में आप एप्लीकेशन लिखें, चाहे वो क्लर्क की पोस्ट हो, चाहे कोई ऑपरेटर की पोस्ट हो, चाहे वो पीजीटी इंग्लिश हो, चाहे पीजीटी हिंदी हो, चाहे टीजीटी इंग्लिश हो, चाहे टीजीटी एसएसटी हो, जो भी है जिसके साथ भी आप लिखेंगे, जो भी एप्लीकेशन जिस पोस्ट के लिए लिखेंगे, तो उसके अंदर हमें पता कब चलता है इस चीज़ का, ये पोस्ट कहाँ निकली है, कैसे निकली है। तो कहाँ निकली इसके लिए हमें कोई पेपर है उसके अंदर हमें कटिंग मिलती है, या पेपर में कोई ऐड आता है, उस ऐड को देख करके हम जो है क्या करते हैं, एप्लीकेशन जो है हम वहाँ लगाते हैं। मतलब जैसे स्कूल में या जैसे ऑफिस में कोई पोस्ट वैकेंट है तो हमें जानकारी कहाँ मिलेगी, पेपर के थ्रू मिलेगी, न्यूज़पेपर के थ्रू मिलेगी। ओके, तो न्यूज़पेपर के थ्रू हम उसको स्टडी करके और उसके बाद में हमें जो है एप्लीकेशन वहाँ लिखनी होती है। ओके, तो इसकी जो कॉमन लाइन है वो कॉमन लाइन क्या है देखिएगा, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 10 मई 2000, जो भी है इसमें आ जाएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। तो यहाँ पर हमने मेंशन क्या किया, रेफरेंस दिया है हमने किसका, एक एडवर्टीजमेंट का, और एडवर्टीजमेंट कौन से पेपर में, राजस्थान पत्रिका में। ओके, तो विद रेफरेंस एक संदर्भ के साथ, टू योर एडवर्टीजमेंट आपके विज्ञापन के संदर्भ के साथ, और कहाँ विज्ञापन कहाँ था, इन द राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका जो है उसके अंदर 10 मई 2000 जो भी सेशन हुआ जाएगा उसमें जो है आपके विज्ञापन का जो है उसमें रेफरेंस जो है उसके साथ में, और उसमें पोस्ट कौन सी थी, फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए आपने जो विज्ञापन दिया है, तो मैं राजस्थान पत्रिका में जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसका जो रेफरेंस है उसके साथ में मैं एप्लीकेशन आपको दे रहा हूं। तो ये कॉमन लाइन आप नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप राजस्थान पत्रिका के दूसरे पेपर का नाम भी लिख सकते हैं। बट ये जो लाइन है ना, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, यहाँ तक आप कॉमन लिख सकते हैं, और उसके बाद पेपर का नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर डेट भी चेंज हो सकती है। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, तो ये क्वेश्चन में दिया मिलेगा तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद में है आई बैक टू ऑफर माई कैंडिडेचर। मैं जो है मेरी जो अभ्यर्थी होने की एक जो क्वालिटी है वो मैं आपके सामने ऑफर करता हूं। आई बैक टू ऑफर माई कैंडिडेचर। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, अभ्यर्थी, और कैंडिडेट का मतलब अभ्यर्थना कह सकते हैं, अभ्यर्थी होने की क्वालिटी जो होती है उसको कहते हैं कैंडिडेचर। ओके, फॉर द सेम, इस पोस्ट के लिए कहने का मतलब ये है इसका, एंड सबमिट माई रिज्यूम फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, और मैं मेरा जो रिज्यूम है वो तुम्हें सबमिट करता हूं या आपको सबमिट करता हूं काइंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब मानना किसी चीज को, ठीक है। तो मैं मेरी अभ्यर्थना है वो आपके सामने रख रहा हूं, और मानने योग्य जो है जो मेरी अभ्यर्थना है आप इसको मानेंगे, योर काइंड कंसिडरेशन। मेरी अभ्यर्थना को देख करके आप समझ जाएंगे कि मैं इस पोस्ट के काबिल हूं या नहीं हूं। अभ्यर्थना किस रूप में, रिज्यूम के रूप में आपको सबमिट करता हूं। फिर इसके बाद में है इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे अवसर दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बना रखा है और ये ओपन कंडीशन है, ठीक है। तो इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे अवसर दिया जाता है तो आई विल डू माई बेस्ट, मैं मेरा सबसे अच्छा जो कार्य है वो करूंगा, टू गिव यू फुल सेटिस्फेक्शन, आपको पूर्ण जो संतुष्टि है वो मैं देने के लिए जो है मेरा सबसे अच्छा काम मैं करूंगा, इन द फील्ड ऑफ माई वर्क, मेरे काम का जो फील्ड आपने
दिया है मुझे, या क्लार्क का जो मेरा फील्ड है इसके अंदर मैं बहुत अच्छा सबसे बेस्ट जो है वो करने की कोशिश करूंगा। इसके जस्ट बाद देखिएगा, होपिंग टू रिसीव एन अर्ली फेवरेबल डिसीजन, आशा करते हुए किसकी, टू रिसीव प्राप्त करने के लिए, एन अर्ली फेवरेबल डिसीजन, अर्ली मीन्स जल्दी, फेवरेबल पक्ष के योग्य, डिसीजन मीन्स निर्णय, मेरे जो पक्ष के योग्य है मैं उसकी आशा जो है बहुत जल्दी आपसे कर रहा हूं कि आप मुझे इस बारे में जल्दी इन्फॉर्मेशन देंगे और मुझे इस पोस्ट के लिए काबिल समझेंगे और मैं मेरा बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर योवर्स फेथफुली, तो ये क्या हो गया अपना सब्सक्रिप्शन पार्ट। और अब तक हमने क्या स्टडी किया था, मैसेज ऑफ द लेटर कह सकते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर कह सकते हैं, ये हमने स्टडी किया। तो इसमें आपने क्या देखा, सेंडर एड्रेस देखा, इसके बाद रिसीवर एड्रेस देखा, फिर सब्जेक्ट था, उसके बाद सैल्यूटेशन पार्ट, इसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन पार्ट। इतना तो सब कुछ जो है वो हर जॉब एप्लीकेशन में आपको लिखना ही लिखना है। ओके, अब जो रिज्यूम वाला पार्ट आता है वो इसके जस्ट बाद में रिज्यूम वाला पार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ग्रामर पोर्शन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम रिज्यूम पार्ट का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर तो कोई ग्रामर पोर्शन है नहीं, यहां से ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है हमारा। तो यहां पर जो है, यहां से देखिएगा, आई बैक टू, तो यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो आई बैक टू ऑफर, मैं मेरी जो याचिका है या प्रार्थना है वो मैं प्रस्तुत करता हूं, मेरी जो अभ्यर्थना है किसके लिए, क्लर्क के पोस्ट के लिए। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। इसके बाद में सबमिट माई रिज्यूम, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है, सबमिट माई रिज्यूम, मेरा जो रिज्यूम है, कंप्लीट जो बायोडाटा है वो आपको सबमिट करता हूं फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके मानने के लिए। आप इस बात को नहीं मानेंगे कि मैं इसके लायक हूं या नहीं हूं, मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूं या नहीं हूं, तो ये चीज जो है आपकी जानकारी लिए मैं आपको दे रहा हूं। फिर इसके बाद में यहाँ पर इफ आई एम गिवन, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, आई के साथ में हेल्पिंग ऑफ एम आ रहा है, फिर थर्ड फॉर्म आ रहा है। ये ओपन कंडीशन है, उसके अंदर क्या होता है, यदि एक तरफ, यहाँ पर देखो कोमा से सेंटेंस को सेपरेट कर रखा है, तो यदि कोमा से पहले वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, कोमा से पहले वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, तो नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर सिंपल आएगा। यहाँ पर वही आ रहा है, क्या आ रहा है, इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे अवसर दिया जाता है तो आई विल डू माई बेस्ट, मेरा सबसे अच्छा काम करूंगा या सबसे अच्छा करूंगा। तो आई विल, फ्यूचर सिंपल आ गया ना, विल के साथ में क्या लग रहा है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, फिर इसके बाद में देखिएगा टू गिव यू, यहाँ पर टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म है, तो ये टू इन्फिनेटिव है, वर्ब का पार्टी है यू, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, फुल सेटिस्फेक्शन, पूर्ण संतुष्टि इन द फील्ड ऑफ माय वर्क, मेरे काम के क्षेत्र में आपको मैं पूर्ण संतुष्टि जो है वो दूंगा। कब, यदि मुझे एक अवसर दिया जाता है क्लर्क के फील्ड में काम करने के लिए। इसके बाद देखिएगा लास्ट में जो है वो दिया हुआ है क्या, होपिंग टू रिसीव एन अर्ली फेवरेबल डिसीजन, ये आशा करते हुए, प्राप्त करने की आशा करते हुए, एन अर्ली फेवरेबल डिसीजन, बहुत ही जल्द जो है पक्ष में जो डिसीजन है, पक्ष में जो निर्णय है उसकी आशा मैं कर रहा हूं या करते हुए। लास्ट में क्या लिख दिया, सब्सक्रिप्शन पार्ट, और सब्सक्रिप्शन पार्ट में क्या लिखा आपने, योर्स फेथफुली। इस प्रकार से हमने जो है एक जॉब एप्लीकेशन को यहाँ पर सीखा है, फ्रेम करके सीखा है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी जॉब एप्लीकेशन है उसको जब लिखें तो ये आपके पास में फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट लेटर वाला ही है, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन अब हम जो रिज्यूम डालेंगे ना इसमें, तब जाके ये जॉब एप्लीकेशन बनेगा। तो रिज्यूम में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है उसका हम जो है स्टडी करेंगे। और मेन जो है जॉब एप्लीकेशन वो रिज्यूम ही होता है, रिज्यूम के आधार पर ही हम जो है अगले बंदे को क्वालिफाइड या डिसक्वालीफाइड समझते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई है या नहीं है। तो हमें जॉब एप्लीकेशन में रिज्यूम का लिखना मस्ट है। रिज्यूम आपने नहीं मेंशन किया तो आउट ऑफ आउट मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये भी 7 मार्क्स का ही आता है अथवा में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी बिजनेस लेटर हो या फिर ऑफिशियल लेटर हो या फिर जॉब एप्लीकेशन हो, इन तीनों में से 2 आएंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। तो विदाउट रिज्यूम जो है वो क्या नहीं होगा, यू कांट गेट आउट ऑफ आउट मार्क्स इन दिस मैटर। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका रिज्यूम जो है वो हम कैसे बनाते हैं। देखिएगा,
रिज्यूम मस्ट है। जॉब एप्लीकेशन में यदि आपने रिज्यूम नहीं लिखा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने के चांस नहीं है। और रिज्यूम में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो देखिएगा। इसका नाम जो है रिज्यूम का सीवी भी होता है, और यहाँ पर जो है देखिए कैसे लिखते हैं। एक तो इसको हम लिखते हैं सीवी। सीवी का मीन्स क्या होता है, करिकुलम विटाई। ओके, ये इसका फुल नेम होता है, करिकुलम विटाई, या फिर इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, रिज्यूम। ठीक है, अब इसके अंदर बातें क्या क्या आती हैं वो देखिएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो एप्लीकेशन का पार्ट है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एनक्लोज्ड सीवी, ये हम लिखेंगे। और इसमें क्या क्या आएगा देखिए आप, ये तो अपना टॉपिक हो गया इसके बाद वाला। अब इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जो भी कैंडिडेट है उसका हम नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। ये कैंडिडेट का नाम हो गया। जैसे मान लो कैंडिडेट का नाम था महेश कुमार, ठीक है। उसके बाद उसके फादर्स जो है उसका नाम आएगा, तो फादर्स नेम। जैसे मान लो फादर का नेम हो गया मोहन लाल। ओके, इसके जस्ट बाद में आएगा इसमें DOB। DOB जो है मतलब डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लो 16 जनवरी 1999। ओके, फिर इसके बाद में आएगा मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस, अब इसके अंदर अगर मान लो मैरिड है तो मैरिड लिख दो, अनमैरिड है तो अनमैरिड आ जाएगा। चॉइस इज योर्स। ओके, इस प्रकार से हमें लिखना है। और इसके बाद में हमें लिखना है, लिखना चाहें तो, और लिखने तो बहुत अच्छी बात है, सिटीजनशिप। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इंडियन। ओके, कुछ मैटर तो इस प्रकार का हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्टिंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आ गया, जैसे नाम लिख दिया महेश कुमार, फादर्स नेम मोहनलाल। इसके बाद में DOB 16 जनवरी 1999। ओके, फिर मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर मैरिड या अनमैरिड इनमें से लिख सकते हैं। और इसमें अगर मान लो जेंडर, इसमें आप जेंडर लिखना चाहे तो जेंडर भी लिख सकते हो, मेल फीमेल जो भी है। फिर इसके बाद सिटीजनशिप, तो ये हो गया इंडिया। इतना करने के बाद अब हमें इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो, तो ये हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो ये जो है थोड़ा सा क्या होता है कि कम से कम जो जॉब एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का हाफ पार्ट ये भी होता है। हाफ पार्ट में वो लिखा जाता है, हाफ पार्ट में ये लिखा जाता है। इसके जस्ट बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट की तरफ। और रिमेनिंग पार्ट में और क्या है वो देखिएगा। अब है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये इसके बारे में हम लिखेंगे अब। तो ये ध्यान रखने की बात है कि एक क्लर्क जो होता है वो मिनिमम ग्रेजुएट आपको मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। तो ग्रेजुएशन तक उसका हमें क्वालिफिकेशन लिख देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पर हमने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 10th किया। ओके, और 10th कहाँ से किया, 10th फ्रॉम RBSE इन
कब किया? अभी आपने उसका डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा? 1999 लिखा। ओके, तो अभी वो कितने साल का हुआ? 21 ईयर का। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो उसने 10th मान लो कब किया? 10th किया उसने 99 का उसका डेट ऑफ बर्थ। उसके अकॉर्डिंग ये बातें ध्यान में रख करके बनाना है, ऐसे नॉर्मली वे में नहीं लिखना है, क्योंकि उसकी एज भी इसमें काउंट की जाएगी। फिर ये बातें इसमें ध्यान में रखने की होती है। ओके, तो 99 का मतलब उसने 2010 में कर लिया 10th, या 2011 मान लो। तो इन 2011, ओके, और विद फर्स्ट डिवीजन। ओके, अब ये आप लिखना चाहें तो उसकी परसेंटेज लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है? 10th फ्रॉम RBSC इन 2011 विद फर्स्ट डिवीजन। और यहाँ पर जैसे मान लो आपने उसका परसेंटेज जो है वो लिख दिया 65% या 65%। ओके, इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट जो आपने किया वो किया इसकी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के बारे में। तो 12th फ्रॉम RBSC इन फिर 2013, ये भी फर्स्ट डिवीजन है। यहाँ पर मान लो उसके आगे 70%। ओके, इसके जस्ट बाद में हमने मेंशन किया यहाँ पर आप उसका BA या मान लो BSc या फिर BCom, तीनों में से एक क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। और वो कहाँ से किया? फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, ओके, इन 2016 विद सेकंड डिवीजन। ओके, और यहाँ पर जैसे मान लो उसके परसेंटेज थे 56%। तो ये हमने उसका थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है। इसके बाद भी अगर कुछ और है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो उसको। फिर इसके बाद में हम इसका लिखते हैं आगे एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस में हम जो इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस लिख देते हैं वो है, ओके, क्या लिख देते हैं? डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ओके, अब यहाँ पर आप जो है इसमें क्या लिख सकते हैं? डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या यहाँ मान लो और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो PGDCA, या इसमें RKCL जो है वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पोस्ट वो हमें लिख देनी है। तो फर्स्ट इसका डिप्लोमा हो गया, ये हमने इसकी क्वालिफिकेशन पहले लिख दी थी। इसके बाद एक्सपीरियंस इसका क्या है? ये एक तरह से जो है नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो क्वालिफिकेशन का पार्ट ही आ गया ये, ठीक है ना? ये नेक्स्ट पार्ट इसका क्वालिफिकेशन का है। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे? इसका एक्सपीरियंस जोड़ेंगे। ओके, और एक्सपीरियंस में क्या जोड़ेंगे देखिएगा अभी, वर्किंग एक्सपीरियंस इन DPS स्कूल एज कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 years। ओके, तो 2 साल का उसका वर्किंग एक्सपीरियंस है। कहाँ पर? DPS स्कूल में। कैसे, किस रूप में? एज कंप्यूटर ऑपरेटर या एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके, इसके जस्ट बाद में हम एक चीज और लिखते हैं इसमें, उसकी हॉबी। ओके, यह हमने लिख दिया हॉबीज। हॉबीज में क्या हो गया? जैसे मान लो हमने हॉबीज में क्या लिख दिया? सिंगिंग। ओके, और इसके बाद में
और हमें क्या लिख सकते हैं इसमें, सिंगिंग के बाद में ऑपरेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम। ओके, और मान लो और लिखना चाहें तो इसमें आप डांसिंग भी लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, और गार्डनिंग भी लिख सकते हैं। ये हो गया। इस प्रकार जो है हमें इसकी हॉबीज के बारे में भी लिखना है। और लास्ट में जो है एक चीज हमारे सामने और बच जाती है, और वो है एक्सपेक्टेड सैलरी। तो यहाँ पर जो है उसके क्वालिफिकेशन वगैरह आपके सामने लिख दी, एक्सपीरियंस आ गया उसका, और अब जो है हमें थोड़ा सा उसकी सैलरी के बारे में भी लिख देना है। तो यहाँ पर हम लास्ट में उसका क्या लिख देंगे, एक्सपेक्टेड सैलरी। ठीक है, तो सैलरी जो है वो या तो खुद लिख देगा, ठीक है ना, वरना क्या हो जाएगा, एज पर नॉर्म्स। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, या तो हम लिख सकते हैं एज पर नॉर्म्स, ओके, या फिर हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहां लिख दिया 16,000 पर मंथ। ओके, ये हमने इसका सैलरी लिख दिया। इस प्रकार से हमारे सामने जो रिज्यूम वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा इमेजिनेटिव भी होता है, अपनी तरफ से जो है हम उसको इमेजिन करके भी लिख सकते हैं। ओके, और ये पोस्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा, ये भी ध्यान रखने की बात है कि 10th आपने जो भी कैंडिडेट है उसने कब किया, 2011 में किया, फर्स्ट डिवीजन से किया, और ये उसका परसेंटेज हो गया। इसके जस्ट बाद में 12th किया, ये मान लो यहाँ से कर लिया, दूसरा बोर्ड भी लगा सकते हैं। तो इसके बीच में 2 इयर्स का गैप होना चाहिए। ओके, 11 और उसके बाद में 13, गैप ज़्यादा भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिनिमम इतना गैप तो होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से ही ये 12th पास होती है, मतलब 10th के बाद 2 साल लग जाते हैं, 11 12th। इसमें परसेंटेज आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर इनमें से जो है हमें एक क्वालिफिकेशन लिखनी है, या तो आप BA लिखें, BSc लिखें, या फिर BCom लिखें, एक ही लिखनी है। यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी आपने लिखा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, या मान लो और कोई यूनिवर्सिटी वो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका भी आप ध्यान रखें कि जो BSc या BA या BCom वो 3 इयर्स में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपने 13 लिखा, तो यहाँ पर आपको 16 लिखना मस्ट होगा। इसमें आप डिवीजन वगैरह चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो डिप्लोमा है इन कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई सा लिख सकते हैं, सब है तो सब लिख दो, PGDC है, RKCL है, O लेवल है या A लेवल है, जो भी है वो लिख दो। तो ये मेन जो इसकी क्वालिफिकेशन आ गई है, और उसके जस्ट बाद में यहाँ पर आ गया उसका एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है वो आपको इमेजिन करके लिखना होगा। कलर का एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, इससे कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस पहला इसमें क्या लिखा था अपन ने, वर्किंग एक्सपीरियंस इन DPS स्कूल एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इसको आप 4 लगा सकते हैं, 4 2 इयर्स, 2 साल के लिए, या 2 साल का जो है उसको कंप्यूटर ऑपरेटिंग का अनुभव है। इसमें और भी जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने तो एक नॉर्मली आपको बताया किस प्रकार से आपको लिखना है। फिर इसमें हॉबीज जो है, हॉबीज में आप जो भी उसकी हॉबीज है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सिंगिंग, ऑपरेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम, डांसिंग, गार्डनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसमें ETC लगा सकते हैं, ओके। फिर लास्ट में क्या आता है, एक्सपेक्टेड सैलरी। तो इसमें एज पर नॉर्म्स हो जाएगा, या फिर आप क्लियर जो है सैलरी मेंशन कर सकते हैं। अब मान लो ये तो एक क्लर्क का हमने एक एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है। अब इसमें यदि हमारे पास में टीचिंग स्टाफ का कोई एप्लीकेशन हमें लिखना पड़े, तो उसके अंदर हमें क्वालिफिकेशन चेंज भी करनी पड़ेगी। क्या चेंज करनी पड़ेगी, वो चेंज ऐसे करनी पड़ेगी, मान लो ये तो सेम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक तो 10th 12th और BA वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट बाद में उसमें MA भी लिखना पड़ेगा। यदि वो PGT है तो MA लिखना पड़ेगा, यदि वो TGT है
तो बीए लिखना पड़ेगा, या बीएससी या बीकॉम, या फिर मान लो पीजीटी है तो उसमें एमएससी, एमए या एमकॉम, बीएड साथ में लिखना पड़ेगा। अदर क्वालिफिकेशन उसकी है, मान लो नेट स्लेट है, पीएचडी है, जेआरएफ है, एमफिल है, वो सारी बातें आपको नीचे इसमें और मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद में एक्सपीरियंस के रूप में 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन जो भी स्कूल का नाम हो हम आगे लिख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में उसकी हॉबीज वगैरह जो है वो कोई सी भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें एज ए पोस्ट हमें उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या उसका कंप्लीट जो सीवी है, करिकुलम विटाई है, या उसका जो बायोडाटा है वो हमें कंप्लीट उसमें मेंशन करना होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और एक जॉब एप्लीकेशन में जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें मेंशन करना है। मेरे कहने का मतलब क्या है, व्हाट आई मीन टू से, ये है मेरे कहने का मतलब कि मान लो पीजीटी फिजिक्स है तो उसके अंदर आपको साइंस के बारे में बताना पड़ेगा। साइंस का मतलब बीएससी, बीएससी के बाद में एमएससी, एमएससी के बाद में बीएड, ओके। और यदि वो पीजीटी इंग्लिश है तो उसके अंदर आपको क्या बताना पड़ेगा, बीए, बीए के बाद में एमए इन इंग्लिश, फिर बीएड, ये बताना पड़ेगा। यदि वो मान लो अकाउंटेंसी का लेक्चरर है तो उसके अंदर क्या बताना पड़ेगा, एमकॉम, उसके बाद में बीएड, और अदर क्वालिफिकेशन आप उसकी और बता सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम एक और एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप इसका प्रैक्टिस आपको करते रहना है और थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है इमेजिनेटिव होती है और कौन सी नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।